हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 4 एनसीईआरटी समरी डिस्कस करेंगे ईवीएस की, जो आपके एमपी टेट एग्ज़ाम में सिलेबस में पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये सी टेट में जो सिलेबस है लगभग वही सिलेबस ईवीएस का या फिर एनसीईआरटी में पर्यावरण के लिए है। तो आज हम कक्षा 4 की एनसीईआरटी की समरी डिस्कस करेंगे, जो सीधे सीधे परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, लिखा है जमीनी रास्ते तथा वहाँ चलने वाले साधन, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के जमीनी रास्ते और वहाँ चलने वाले साधन। ऊँट गाड़ी, ऊँट गाड़ी का प्रयोग कहाँ होता है? ऊँट गाड़ी का प्रयोग होता है राजस्थान में। ऊँट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए ऊँट गाड़ी होती है, जो कि रेत में चल सकती है। राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग होता है। इसके बाद देखेंगे ट्रॉली। यह एक गाड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं, यानी ट्रॉली की विशेषता है ये। अब इसके बाद जुगाड़, यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। इसमें कई लोग बैठ सकते हैं। जुगाड़ है ये। इसके बाद देखेंगे सीमेंट का पुल कहाँ उपयोग होता है? यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों के बने होते हैं। सीमेंट का पुल। इसके बाद वल्लम क्या है? वल्लम के बारे में देखेंगे। वल्लम 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 केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की छोटी नाव होती है। वल्लम क्या होती है? लकड़ी की छोटी नाव होती है और यह केरल राज्य में प्रयोग की जाती है। इसके बाद बैलगाड़ी मैदानी इलाकों के गाँव में अक्सर प्रयोग की जाती है। मैदानी इलाकों, जहाँ ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं है, मैदान टाइप में है, वहाँ उस राज्य में अक्सर बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है विख्यात महिला एवं पुरुषों के बारे में। विख्यात महिला एवं पुरुषों के बारे में यहाँ पे चीज़ें हैं। विख्यात महिला एवं पुरुषों के बारे में कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में है। यह पाठ आपके एनसीईआरटी कक्षा 4 में है और यहाँ से सी टेट एमपी टेट में प्रश्न बनते हैं, तो फैक्ट जरूर याद रखें। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली हैं और एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलक। यह 130 किलोग्राम भार वजन उठा सकती हैं। कितना तक वजन उठा सकती हैं? 130 किलोग्राम तक का वजन। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिता पुलिस में हवलदार के पद पर हैं। इतना चीज़ें आप कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में याद रखें कि वो आंध्र प्रदेश की हैं, 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं, वो वेट लिफ्टर हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। उनके पिता पुलिस हवलदार के पद पर हैं। ये चीज़ें। इसके बाद हम देखेंगे गीजू भाई बधेका। गीजू भाई बधेका कौन है? गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गुजरात में। और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते हैं। गीजू भाई बधेका पूछते हैं किस राज्य से रिलेटेड हैं, तो गुजरात से। और वो क्या काम करते हैं? बच्चों के लिए किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। इसके बाद हम देखेंगे अनीता कुशवाहा को चमकता सितारा गर्ल स्टार कहते हैं। अनीता कुशवाहा को चमकता सितारा गर्ल स्टार बोला जाता है।
अनीता कुशवाहा को चमकता सितारा। और चमकता सितारा गर्ल स्टार क्या है, क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पे चमकते सितारे की विशेषता है, चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। इसके बाद देखिए चिड़िया, जानवर, चिड़िया एवं कीट पतंगों के बारे में जो एनसीईआरटी में एक चैप्टर इसके बारे में है, जानवर के, चिड़िया के और कीट पतंगों के बारे में, उससे संबंधित कुछ समरी जो एमपी टेट में पूछते हैं वो हम देखेंगे, यहाँ पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है हाथी के बारे में महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बुक द्वारा। हाथी के बारे में आप सीटेट का पेपर अभी हुआ है, हमने दिया है, तो हमारे में प्रश्न हाथी के बारे में पूछा था। आपके एमपी टेट में भी पूछे जाने की संभावना है। तो एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खा सकता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खा सकता है, यानी 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते खा सकता है वयस्क हाथी। हाथी बहुत कम आराम करता है और हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये फैक्ट याद रखें, हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी के बारे में, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। इसके बाद है हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। ये हाथी के बारे में है। यही दे देगा 4 कथन और पूछ देगा इनमें से कौन सा असत्य है हाथी के विषय में। दे देगा कि हाथी 3 महीने के हाथी का वजन 100 किलोग्राम होता है, तो ये गलत है या सही? तो आप एनसीईआरटी में पढ़े रहेंगे कि 200 किलोग्राम होता है, तो आप उसे वहाँ तुरंत पकड़ ले जाएंगे कि क्या सही होगा। इसके बाद देखते हैं हाथी के झुंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। हाथियों का झुंड होता है, उसके से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। हाथी के झुंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो हाथी के झुंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। हाथी के झुंड के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या है भैया? पहला पॉइंट है हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी का जो झुंड होता है उसमें केवल हथिनियाँ यानी महिला हाथी और बच्चे यानी फीमेल एलिमेंट एंड चिल्ड्रेन उनके रहते हैं झुंड में। इसके बाद दूसरा पॉइंट है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड का नेता होती है। पूरे झुंड का नेता होती है सबसे बुजुर्ग हथिनी। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हाथी और बच्चे हो सकते हैं। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चे हो सकते हैं। याद रखें, फीमेल एलिफेंट सिर्फ महिला हथिनी, महिला हाथी जिसको हथिनी बोलेंगे, तो कितने होती हैं एक झुंड में? 10 से 12 हथिनी और कुछ बच्चे होते हैं। इसके बाद देखें 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। इसका मतलब जो मेल एलिफेंट होते हैं वो 14-15 साल तक हाथियों के झुंड में रहते हैं, फिर वो अपना झुंड छोड़ देते हैं, मेल वाले। फिर इसके बाद देखें हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रसव के समय या फिर और भी कई चीज़ों के समय, परेशानी आने के समय वे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो हाथी के बारे में फैक्ट याद रखें। आपके पर्यावरण में ईवीएस के सेक्शन में ये एमपी टेट में पूछे जा सकने की संभावना है। इसके बाद हम देखते हैं आगे मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता के बारे में भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो देखेंगे। मधुमक्खी का छत्ता
मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और अंडे देने का काम करती है। यहाँ याद फैट रखिए कि मधुमक्खी के छत्ते में, हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और जो क्या करती है, अंडे देने का काम करती है। रानी मधुमक्खी अंडे देने का काम करती है। इसके बाद है, हाथी में कुछ नर मधुमक्खी भी छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते। छत्ते में बहुत काम करने वाली मधुमक्खी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यहीं ढूंढती हैं। काम करने वाली मधुमक्खी जो होती है वो दिन भर इधर उधर फूलों से रस ढूंढकर छत्ते में लाती हैं। इसके बाद है, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक प्रकार का नाच करती है, डांस करती है। इससे दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ये चीज़ फैक्ट याद रखिए। इसके बाद है, काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। जो काम करने वाली मधुमक्खी हैं तो इसी रस से शहद का निर्माण करती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। इसके बाद देखें, बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करती हैं। जो अंडे देती हैं तो बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। यहाँ पे याद रखें, रानी मक्खी केवल अंडे देती है। तो मधुमक्खी के बारे में इतना फैक्ट याद रखें। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है तितैया, चींटियाँ, तितैया तथा दीमक, जो झुंड में बोल रहे हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, समूह में। इनके बारे में है एनसीईआरटी में टॉपिक। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं। ये चीज़ें याद रखें, चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। जैसे वहाँ रानी मधुमक्खी अंडे देती थी और चींटियों के झुंड में रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बील का ध्यान रखती हैं। जैसे वहाँ अन्य मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी, उसी प्रकार यहाँ भी सिपाही चींटी बील का ध्यान रखती है। जहाँ रानी चींटी अंडे देती है उसका ध्यान रखती है सिपाही चींटी। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बील तक लाती हैं और उसे जमा करती हैं। दीमक और तितैया भी समूह में रहते हैं। तो ये अधिकतर यहाँ से प्रश्न ये पूछ देता है कि कौन सा समूह में नहीं रहता, तो दे देगा चींटियाँ, तितैया, दीमक और एक और दे देगा कोई ऑप्शन। तो उसमें से आप जो झुंड में नहीं रहता मार टिक कर सकते हैं कि कौन सा झुंड में नहीं रहता। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जानवरों के दांतों के बारे में। जानवरों के दांतों के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है। जानवरों के दांतों के बारे में। जानवरों के दांतों के बारे में क्या है, सांप के दांत नुकीले होते हैं। सांप के बारे में लिखा है कि सांप के दांत नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को दबा कर नहीं खाते, यानी चबा कर, यानी जैसे हम लोग चबा कर खाते हैं वो ऐसे नहीं खाते, बल्कि पूरा निगल जाते हैं सांप अपने भोजन को, शिकार को। इसके बाद है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत, जैसे हम लोगों के दांत एक समय पे आकर रुक जाते हैं बढ़ना, लेकिन गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं, जिससे वो संतुलन की अवस्था में बने रहते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं, कैंची का काम करते हैं गाय के आगे का दांत काटने के लिए। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ये चीज़ें फैक्ट याद रखें। इसके बाद है बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी जानवर चिड़ियों के बारे में।
जानवरों और चिड़ियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो NCERT क्लास 4th की समरी के रूप में हम आपको बता रहे हैं। तो पहले देखेंगे जानवरों की खाल पर डिजाइनें। जो जानवरों की महत्वपूर्ण जानकारी चिड़ियों के बारे में यहाँ पे है। तो यहाँ पहला टॉपिक है जानवरों की खाल पर डिजाइनें उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइनें उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। इसके बाद देखें पक्षियों की आँख घूमती नहीं है। जैसे हम लोग की आँख की पुतली इधर उधर घुमा लेते हैं, पक्षियों की आँख घूमती नहीं है। इसलिए दाएं बाएं देखने के लिए पक्षी अपना पूरा सिर घुमाते हैं पक्षी अपना, उनकी आँख नहीं घूमती। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु देखेंगे पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, पर पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं मदद से पक्षी सुनते हैं। कान दिखाई नहीं देते, पर उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं देते, और उन्हीं की मदद से वो सुनते हैं, छेद की मदद से। और उनकी आंखें घूमती नहीं हैं, बल्कि उनका पूरा सिर ही घुमा देते हैं। अगली पॉइंट देखेंगे छिपकली के छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। आप देखे होंगे छिपकली के छोटे छोटे सिर की तरफ छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं। मगरमच्छ में भी ऐसे ही होता है, छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते मगरमच्छ में भी। इसके बाद देखेंगे अगला है पक्षियों और उनके घोंसले के कौन सा पक्षी कहाँ घोंसला बनाता है। ये चीज़ आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगी, तो ये ध्यान से देखिएगा। पक्षियों और उनके घोंसले के बारे में हम यहाँ देखेंगे। पक्षियों और उनके घोंसले, सबसे पहले है कलचीड़ी इंडियन रोबिन। सबसे पहले है कलचीड़ी या इंडियन रोबिन। तो कलचीड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। मतलब कलचीड़ी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल सब कुछ बिछा कर बनाती हैं। कलचीड़ी के चोंच अंदर से लाल होते हैं, ये चीज़ याद रखें। कलचीड़ी को इंडियन रोबिन भी बोला जाता है। कलचीड़ी के चोंच अंदर से लाल होते हैं। कलचीड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है। कलचीड़ी क्या करती है? छोटे छोटे कीड़े खाती है। और यहाँ इसके बाद कलचीड़ी के बारे में हो गया। अब यहाँ देखेंगे कौवे के बारे में दिया है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, ये पॉइंट है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ध्यान रखिए, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। इसके बाद देखें अगला, कौवे के घोंसले में लोहे के तार क्या क्या होते हैं? लोहे के तार। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी शाखाएं भी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। क्या करती है तब कोयल? कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। वो अंतर नहीं जान पाता, डिफरेंस नहीं कर पाता कि ये मेरा ही अंडा है कौवा कि ये कोयल का। उसे अपना अंडा समझकर सेता है। कोयल चालाक होती है, वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और दूसरे से उसका पालन पोषण भी करवाती है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कभी कभी गलती से कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है।
कभी कभी गलती से कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। ये देखिए उसकी चालाकी। इसके बाद देखें नेक्स्ट 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 में देखें पाकता के बारे में है। पाकता 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 क्या करता है? कैक्टस के कांटों के बीच एवं मेहंदी के पेड़ों में घोंसला बनाता है। कैक्टस की क्या विशेषता है? कैक्टस कैक्टस बोल रहे हैं, फाख्ता जो एक पक्षी है उसकी क्या विशेषता है कि वह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ के घोंसले में बनाता है। फिर इसके बाद है गौरैया। गौरैया के बारे में देखें। स्पैरो अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। आपने अपने घर के में देखा होगा कि अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला बनाती हैं। कौन? गौरैया। इसके बाद देखें कबूतर। कबूतर कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना लेती है। पिजन क्या करता है? पुराने मकानों में या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। इसके बाद देखें बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं। देखे होंगे आप गांव में पेड़ों पर टुक 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 कोई पक्षी आवाज़ करता है, उसी ही बसंत गौरी कहते हैं। और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे रखते हैं। कौन ऐसा करते हैं? बसंत गौरी। इसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया दर्जिन चिड़िया दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंचों से पत्तों सी लेती है। इसकी चोंच सुई जैसी होती है और उसे पत्ते सी लेती है दर्जिन चिड़िया, और पत्तों को सीकर थैली बना लेती है और थैली में ही अंडे देने का कार्य करती है। इसके बाद है शक्कर खोरा। यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्कर खोरा छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसके बाद शक्कर खोरा अपना घोंसला में क्या क्या प्रयोग करती है? बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चिथड़ों से बनाते हैं। इसके बाद है नर बीवर पक्षी। नर बीवर पक्षी नर बीवर पक्षी अपना घोंसला नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं अलग अलग। नर बीवर पक्षी अपने अपने अलग अलग घोंसले बनाते हैं। लेकिन अब आगे देखेंगे कि मादा बीवर नर के बनाए हुए घोंसले में अंडे देती है। घोंसले को देखती है और उसमें सबसे अच्छा लग कर उसमें अंडे देना का काम करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कहाँ किसे क्या बोला जाता है। मतलब इस टॉपिक में हम देखेंगे कहाँ किस चीज़ को क्या बोला जाता है, कहाँ किसे क्या बोला जाता है, ये करके है चीज़। तो देखेंगे कहाँ किसे क्या बोला जाता है ये। तो सबसे पहले मलयालम के बारे में महत्वपूर्ण बातें एनसीईआरटी के द्वारा। मलयालम भाषा के बारे में। केरल की भाषा है मलयालम। माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा बोला जाता है। केरल में माँ की बड़ी बहन को क्या बोला जाता है? वलियम्मा। या मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या बोला जाता है? वलियम्मा। और माँ की माँ को अम्मू माँ बोला जाता है, यानी जिसे हम नानी बोलेंगे वहाँ मलयालम भाषा में अम्मू माँ। माँ की माँ को अम्मू माँ, यानी अम्मू की माँ अम्मू माँ। वलियम्मा किसे बोला जाता है? माँ की बड़ी बहन को। इसके बाद देखेंगे लद्दाख के बारे में महत्वपूर्ण बातें एनसीईआरटी बुक में जो दिया है। माँ को आमाले बोला जाता है। लद्दाख में माँ को आमाले बोला जाता है। इसके बाद पिता को अबाले बोला जाता है और बाबा को मेमेले बोला जाता है। तो याद रखें लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को
आबाले बाबा को मेमेले बोला जाता है। फिर इसके बाद मलयालम में फिर से आ गया, मलयालम में क्या है, तो मलयालम में क्या, मलयालम में चिट्टप्पन, पिता का छोटा भाई को क्या बोलते हैं, चिट्टप्पन, पिता के छोटे भाई को चिट्टप्पन। और कुंजम्मा, पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा, यानी चाचा को क्या बोलते हैं मलयालम में, चिट्टप्पन, और चाची को क्या बोलते हैं, पिता की छोटी भाई की पत्नी को कुंजम्मा, क्या बोलते हैं, कुंजम्मा। तो ये भी ध्यान रखें। इसके बाद हम राजस्थान जोधपुर का खेजड़ली गांव के बारे में देखेंगे। राजस्थान जोधपुर खेजड़ली गांव के बारे में देखेंगे। राजस्थान जोधपुर खेजड़ली गांव, तो राजस्थान के इस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। ये घटना कहाँ की है, राजस्थान के खेजड़ी गांव की। वहाँ खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष थे, 300 साल पहले वृक्षों काटने से बचाने के लिए वहाँ के बहुत से लोग पेड़ों से चिपक गए थे। फिर इसके बाद क्या है, 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, 300 साल यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। बिश्नोई समाज राजस्थान में है और 300 साल बाद भी वहाँ के लोग जानवरों और वनों की रक्षा करते हैं और यह इलाका रेगिस्तानी होते हुए भी वहाँ हरा भरा है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, खेजड़ी के बारे में महत्वपूर्ण बातें एनसीईआरटी द्वारा, जो खेजड़ी गांव के बारे में महत्वपूर्ण बातें एनसीईआरटी में जो दिया है हम वो देखेंगे। तो पहला है खेजड़ी गांव के बारे में कि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। खेजड़ी कहाँ पाया जाता है, खेजड़ी का वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ याद रखें। यह रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल के दवा का काम करते हैं, इस पेड़ की छाल से दवा बनाने का काम करते हैं और इसकी लकड़ी भी कभी कीड़ा नहीं लगता। खेजड़ी वृक्ष की जो लकड़ी है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता और इस वृक्ष की छाल से दवा बनाई जाती है। इसके बाद देखें ये चीज़, पेड़ की फलियां सब्जी के काम में आती हैं। जब पेड़ की फलियां होती है वो सब्जी के काम में आती हैं। पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। यह है खेजड़ी वृक्ष की विशेषताएं। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, बिहार मुजफ्फरपुर लोहचा गांव। बिहार में मुजफ्फरपुर में एक लोहचा गांव है, लोचाहा गांव, उसकी विशेषता देखेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर के लोचाहा गांव की विशेषता। तो लोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर में है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। इस इलाके में क्या है, लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी यहाँ कराया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। तो ये एनसीईआरटी में पर्यावरण एजुकेशन पूछा जा सकता है कि कौन सा समय मधुमक्खी अंडे देती है। तो किस माह से किस माह के बीच, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी यही माना जाता है। कौन सा समय, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ये भी फैक्ट याद रखें। लीची के फूल किस माह में खिलते हैं, फरवरी माह में खिलते हैं। मधुमक्खी के बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होते हैं। मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो तक के शहद हम प्राप्त कर सकते हैं, ये ध्यान रखें।
इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। मधुबनी, मधुबनी भी बिहार में ही है, मधुबनी जिला है। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एनसीईआरटी में है वो देखेंगे। मधुबनी, मधुबनी क्या है? मधुबनी के बारे में देखेंगे कि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्यौहार एवं खुशी के मौके पर वहाँ के घरों की दीवारों पर आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। आपने मधुबनी पेंटिंग का नाम सुना ही होगा। तो किस क्षेत्र में फेमस है? मधुबनी जिला बिहार से ही फेमस है। वहाँ घरों की दीवारों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल, कहाँ से बनाए जाते हैं? पीसे हुए चावल को घोल, पिसे हुए चावल के घोल को रंग में मिलाकर बनाए जाते हैं। ध्यान रखें, पिसे हुए चावल को घोल के रंग में मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता है? रंग बनाने के लिए नील का, हल्दी का, फूल का, पेड़ के रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखें, इन चित्रों में इंसान क्या क्या बनाए जाते हैं? इंसान, जानवर, पेड़, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग की ये विशेषता है, याद रखें, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला में है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रेगिस्तानी ओक, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए। एक एक फैक्ट याद रखें रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में विशेषता क्या है? पहली पॉइंट, रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। रेगिस्तानी ओक किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं रेगिस्तानी ओक पेड़ में। इस रेगिस्तान, सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट, इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाएं। वे ध्यान रखें, रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें कहाँ तक? 200 से 300 फीट गहराई तक पृथ्वी के अंदर जाती हैं और जब तक कि वहाँ पानी न पा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल कर पीते हैं। अब देखिए, तने के अंदर पतला पाइप डालकर पीने का काम करते हैं वहाँ के रेगिस्तानी इलाके के लोग, जब वहाँ जल की अधिक समस्या होने लगती है तब। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में वो देखेंगे, बिहू त्यौहार। बिहू त्यौहार भी आपने कभी बिहू त्यौहार के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। बिहू त्यौहार के बारे में हम देखते हैं। बिहू त्यौहार, बिहू त्यौहार, बिहू त्यौहार, बिहू त्यौहार, बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है ये देखेंगे सबसे पहले। बिहू त्यौहार, बिहू त्यौहार पहला पॉइंट, बिहू त्यौहार असम, कहाँ? असम में चावल की नई फसल के काटने पर मनाया जाता है। बिहू त्यौहार असम में चावल की नई फसल काटने में मनाया जाता है। धान की फसल काटने पर असम में मनाया जाता है बिहू त्यौहार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भेला घर, असम में घास और बांस से बना होता है। भेला घर क्या है? भेला घर असम में घास और बांस से बना घर होता है, भेला घर असम राज्य में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, उरुका। उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम। उरुका किसे बोला जाता है? जैसे बिहू आज है तो पिछले दिन की शाम को क्या बोला जाएगा? उरुका। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बोरा व चेवा। ये क्या है भैया? बोरा व चेवा क्या है? बोरा व चेवा क्या है? बोरा व चेवा चावल की दो प्रकार हैं, चावल की दो किस्में हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और इसमें असम में खाया जाता है पकाने के बाद। बोरा और चेवा ध्यान रखें, असम में बिहू त्यौहार पर खाई जाती हैं और चावल की दो किस्में हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट,
चेवा चावल के बारे में विशेषता है। चेवा चावल ताऊ कड़ाही की आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे। चेवा चावल क्या होता है, ताऊ वहाँ कड़ाही को बोला जाता है असम में। कड़ाही को आग में रख लेते हैं, उसमें पानी उबालेंगे, भीगे हुए चावल से भरी हुई कड़ाही उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। चेवा चावल के बारे में ये फैक्ट याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। असम में चाय के साथ क्या दिया जाता है, पीठा, ये भी याद रखें। और ये पीठा क्या होता है, नीचे दिया गया है। पीठा क्या होता है, पीठा बना हुआ केक है। क्या है, बना हुआ केक है जो भारत में असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है, ये केक है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, ये ध्यान रखें। बिहू त्यौहार में औरतें किस कलर की कपड़े पहनती हैं, तो बिहू त्यौहार में औरतें पीले कलर के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां रंग बिरंगे मेखला चादर पहनती हैं, ये देखिए। और दिखा है भात सुक्तो, चावल और रसे वाली सब्जी। चावल और रसे वाली सब्जी को क्या बोला जाता है, भात सुक्तो। कहाँ, असम में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बिहू त्यौहार के बारे में इतना फैक्ट याद रखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं जो एनसीईआरटी कक्षा 4th में है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, मिट्टी में गोबर मिलाने से, लीपने से दीवारों और जमीन पर कीड़ा नहीं लगते, ये ध्यान रखें। ये क्या है, ध्यान रखें इस फैक्ट को। इस फैक्ट को ध्यान रखें, मिट्टी में गोबर मिलाने से, उसे लीपने से दीवार और ज़मीन पर कीड़ा नहीं लगता। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबाल लेना है। साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पानी को उबालना। नेक्स्ट, जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। फिर यहाँ है, खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। खुरपी जिसे बोलते हैं, खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। इसके बाद है, कर्नाटक में हल को क्या बोला जाता है, कुरीगे बोला जाता है। हल जिससे जुताई का काम होता है बैलों द्वारा। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही उग जाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। वे ध्यान रखें, इसके ऊपर वाला टॉपिक है, कर्नाटक में हल को क्या बोला जाता है, कुरीगे बोला जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ नेक्स्ट ये है, खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं, फसल कम होती है। और जिससे फसल कम होती है, अगर प्याज को समय पर न खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हंसियों को इगले कहा जाता है। कर्नाटक में हंसियों को क्या बोला जाता है, इगले। और हल को क्या बोला जाता है, कुरीगे, ऊपर हमने पढ़ा। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है, ये याद रखें। दस्त या उल्टी, शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। दस्त या उल्टी से शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहना चाहिए। यहाँ है, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उतना ही ज़मीन के अंदर भी फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ के बारे में है, बरगद के पेड़ की जो लटकन है, बरगद के पेड़ आप देखेंगे तो उसमें लटकन होती है, इसकी जड़ें होती हैं जो टहनियों से निकलती हैं। जड़ें कहाँ से निकलती हैं, टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है, ये ध्यान रखें। लटकन जो होती हैं जड़ें होती हैं, ये ध्यान रखें। पूछता है, बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं, ये फैक्ट याद रखें। आगे है,
अगर कोई पेड़ नहीं काट सकते, यहाँ देखेंगे क्या है, आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही आपने ही लगाया। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर में लिखित निकली लेनी पड़ती है, मतलब लिखित नकल लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखें, पोचमपल्ली जिला कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, क्या है, बुनकर हैं। पोचमपल्ली की साड़ियाँ आप लोग सुने होंगे, अतः बुनाई के लिए पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम का सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये सब फेमस चीज़ें हैं। कुल्लू की साल, कुल्लू मनाली आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू की साल फेमस है। मधुबनी पेंटिंग आप जानते ही हैं, बिहार में है। असम की सिल्क असम राज्य में है। कश्मीरी कढ़ाई कश्मीरी में होती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, केरल को क्या बोला जाता है, मसालों का बगीचा बोला जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, जो आपके एनसीईआरटी में इनके बारे में चैप्टर है, पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। तो ये पूछ देगा कौन सी महिला है जो पूरी परेड की कमान संभाली, तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। धन्ना मंडी गाँव कहाँ है, राजौरी जम्मू कश्मीर में है। धन्ना मंडी गाँव कहाँ पे है, राजौरी जम्मू कश्मीर में है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं, ये ध्यान रखें। परेड में पीछे 4 टुकड़ियाँ होती हैं और पीछे पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। केरल में पानी से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। केरल में पानी में इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। अत्यधिक बारिश होने के कारण बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाया जाता है। असम में अत्यधिक बारिश होती है, इसलिए यहाँ बांस और रस्सी के बड़े पुल बनाए जाते हैं यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके होने के कारण ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ते पाए जाते हैं उत्तराखंड में। गांधीग्राम अहमदाबाद, वासवाड़ गुजरात का जिला है। गांधीग्राम, अहमदाबाद और वलसाड़। गांधीग्राम, अहमदाबाद और वलसाड़ कहाँ के जिले हैं, गुजरात राज्य के जिले हैं। कोझिकोड केरल में है। केरल मडगांव जिला गोवा केरल में है। कोझिकोड और मडगांव कहाँ है, गोवा, लाल मिट्टी के लिए फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में है, यहाँ पे ये फैक्ट याद रखें, क्या है, गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं। गोवा से अगर आप केरल जाना चाहें तो रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल पड़ते हैं। ये फैक्ट याद रखें, संख्याएं याद रखें, पूछता है। 92 सुरंगें, 2000 पुल। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, ये सब कौन सी हैं, भाषाएँ हैं। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती और कन्नड़। मलयालम केरल की है, कोंकणी शायद क्लियर नहीं है, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, कन्नड़ ये भी क्लियर नहीं है। सोहना गांव कहाँ पे है, सोहना गांव हरियाणा में है। कहाँ पे, हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में गुड़गांव पड़ता है, ये याद रखें। सोहना से दिल्ली जाने में कौन सा गांव पड़ता है, गुड़गांव। बेलवनिका गांव कहाँ है, कर्नाटक में है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में लोग एक समूह में विशेष कैंप लगता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है आंध्र प्रदेश में। बेलवनिका गांव कहाँ पे है, बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। लेकिन आंध्र प्रदेश का फैक्ट है कि यहाँ पे लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो शादीशुदा कम उम्र की लड़कियां हैं उन्हें स्कूल भेजने का काम किया जाता है। इसके बाद देखें अगला पॉइंट, कबड्डी खेल में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, हु तू तू, हा डू डू, छू किट, कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है, जिसे शांत घाटी भी बोलते हैं, उत्तराखंड में ही स्थित है।
महा नहीं वो सॉरी शांत घाटी केरल में है। उत्तराखंड के बीच फूलों की घाटी स्थित है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। इसके बाद है गुलदावरी जिनिया से रंग भी बना जाते हैं। गुलदावरी और जिनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। केरल राज्य में उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। सेंट निर्माण परफ्यूम निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, कन्नौज में क्या है, फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कर्नाटक में होलगुंडी गांव है। अभी हमने पूछा कि बेलवनिका गांव भी कहाँ पे है। बेलवनिका गांव भी कहाँ पे है। बेलवनिका गांव भी कर्नाटक में ही है। बेलवनिका गांव भी कर्नाटक में है। इसके बाद अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि बेलवनिका गांव भी कर्नाटक में ही है। बेलवनिका और कर्नाटक में ही होलगुंडी गांव। तो कर्नाटक में ये बेलवनिका और होलगुंडी गांव हैं। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बच्चों की पंचायत को भीमा संघ, होलगुंडी गांव में। ये याद रखें, होलगुंडी गांव में बच्चों की पंचायत को क्या बोला जाता है, भीमा संघ बोला जाता है। नलमंडा किस गांव में है, आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में है। डेरा गाजी खान कहाँ है, पाकिस्तान में है। स्किटपू पुल लद्दाख का एक गांव है। तो ये ध्यान रखें, ये चीज़ें एनसीईआरटी कक्षा 4 एनसीईआरटी समरी डिस्कस किया, जो आपके एमपी टेट पर्यावरण में इससे संबंधित प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसमें कुछ समय ज़रूर लग गया। अगले वीडियो में हम कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।